पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास बिहार से जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनसे इस राज्य की एक अच्छी तस्वीर बन पाए। बिल्कुल। और मकसद यही है कि बिहार कैसे बना, इसका भूगोल, यहाँ के लोग, प्रशासन, संस्कृति, मतलब उसमें क्या खास है, इसकी एक समझ बने। हाँ, सिर्फ आंकड़े नहीं, उनके पीछे की कहानी। सही कहा। तो चलिए इसी कहानी में उतरते हैं। एक सवाल जो अक्सर आता है मन में, ये बिहार नाम ये कैसे पड़ा? और वो 1912 की तारीख 22 मार्च, वो इतनी खास क्यों है कि बिहार दिवस मनाया जाता है? और ये दिलचस्प सवाल है। देखिए 22 मार्च 1912 को ही वो अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अच्छा। जिसने बिहार को, उस समय उड़ीसा भी साथ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक प्रांत का दर्जा दिया। ओह, तो स्थापना की वो तारीख है। जी, इसीलिए ये दिन बिहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और बिहार नाम का क्या राज है? वो असल में विहार शब्द से जुड़ा है। विहार? हाँ, प्राचीन काल में इस इलाके में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के, ध्यान करने के कई स्थान थे जिन्हें विहार कहते थे। अच्छा, मठ जैसे? हाँ बिल्कुल। तो धीरे धीरे यही नाम जो है पूरे क्षेत्र के लिए बिहार के रूप में मतलब इस्तेमाल होने लगा। समझ गई। तो ये तो हुई स्थापना की बात, लेकिन बिहार का नक्शा तो बाद में भी बदला है काफी। 2 बड़े विभाजन हुए हैं ना? बिल्कुल। पहला बड़ा बदलाव आया 1936 में, जी, जब उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। ठीक है। और फिर काफी बाद में साल 2000 में 15 नवंबर को जो दक्षिणी हिस्सा था बिहार का, हाँ, उसे अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। इस दूसरे वाले विभाजन का असर तो काफी गहरा पड़ा होगा बिहार पर, खासकर संसाधनों के मामले में। निश्चित रूप से बहुत गहरा असर पड़ा। बिहार का लगभग 46% भूभाग और वो हिस्सा जिसमें खनिज संपदा बहुत थी, हाँ, वो झारखंड में चला गया। जिलों की संख्या भी देखिए 55 से घटकर 37 रह गई। ओह। बाद में एक और जिला बना अरवल 2001 में, तो अब 38 है। और विधानसभा सीटें भी 324 से कम होकर 243 रह गईं। तो इसने तो मतलब अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों को ही बदल दिया होगा। हाँ, जाहिर है, काफी बड़ा बदलाव था ये। भूगोल की बात चली है तो आज के बिहार का क्षेत्रफल कितना है और इसकी सीमाएं कहाँ-कहाँ लगती हैं? आज का बिहार करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। मतलब एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, और लंबाई चौड़ाई? उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे करीब 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लगभग 483 किलोमीटर। और पड़ोसी कौन कौन है? उत्तर में तो नेपाल है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में अब झारखंड है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? वो है पश्चिम चंपारण। और सबसे छोटा है शिवहर। और नदियां, गंगा तो है ही। हाँ, गंगा तो मुख्य नदी है ही। उसके अलावा कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस मैदानी इलाके को सींचती हैं। चलिए अब जरा यहाँ की आबादी पर आते हैं। 2011 की जनगणना क्या खास बातें बताती है? 2011 में बिहार की आबादी करीब 10.5 करोड़ थी। 10.5 करोड़? हाँ, उस समय ये देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था। और जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी, हाँ, वो तो देश में सबसे ज्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाप रे। हाँ, 1100 से ज्यादा लोग एक वर्ग किलोमीटर में। हाँ, इसका मतलब जमीन पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। इसका असर आप हर चीज में देख सकते हैं, खेती पर, शहरों पर, संसाधनों के बंटवारे पर। सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? शिवहर। वहां 1180 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है कैमूर में 488। एक और चीज, लिंगानुपात, वो कैसा है? वो चिंता का विषय है थोड़ा, 918 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 था 2011 में, यानी राष्ट्रीय औसत से कम। जी। हालांकि गोपालगंज जैसे जिले हैं जहां 1000 से ज्यादा हैं, 1021, पर मुंगेर जैसे जिले भी हैं जहां सिर्फ 876 हैं। और शिक्षा का स्तर? बिहार तो कभी ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र रहा है, नालंदा, विक्रमशिला। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि विरोधाभास जैसा लगता है। 2011 में साक्षरता दर करीब 61.8% थी। बस। हाँ, पुरुषों की 71.2, पर महिलाओं की सिर्फ 51.5%। ये राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। महिलाओं की साक्षरता तो बहुत ही कम है। जी, रोहतास सबसे साक्षर जिला रहा, करीब 73%, और पूर्णिया सबसे कम, लगभग 51%। और एक और बात, करीब 89% आबादी गांव में रहती है। अच्छा, ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है। अब प्रशासन की बात करें,
कैसे चलता है यहाँ का सिस्टम? यहाँ संसदीय प्रणाली है, जैसे केंद्र में है, और विधानमंडल द्विसदनीय है। मतलब विधानसभा भी और विधान परिषद भी? बिल्कुल। विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75। लोकसभा के लिए बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें 6 आरक्षित सीटें हैं। और राज्यसभा? राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं और प्रशासनिक तौर पर देखें तो राज्य 9 प्रमंडलों में बटा है, मतलब डिवीजन। जी। फिर 38 जिले, 101 अनुमंडल यानी सब डिवीजन और 534 प्रखंड यानी ब्लॉक। अच्छा, ये तो काफी व्यवस्थित ढांचा है। संस्कृति और पहचान की बात करें तो राजकीय प्रतीक क्या है बिहार के? राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, ज्ञान का प्रतीक। हाँ, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। जी। राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को मिला हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की 3 भाषाएं शामिल हैं, हिंदी, उर्दू और मैथिली। अच्छा, मैथिली भी शामिल है। और पशु, पक्षी, पेड़, फूल? राजकीय पशु है बैल, पक्षी है गौरैया, जो अब कम दिखती है शहरों में। हाँ, ये तो है। राजकीय वृक्ष है पीपल, फूल गेंदा, फल आम और मछली है देशी मांगुर। और खेल? राजकीय खेल कबड्डी है। छठ तो यहाँ का महापर्व है ही। लोक कलाएं भी तो बहुत समृद्ध हैं यहाँ की। निश्चित रूप से। झट जाटिन, कर्मा, झिझिया ये सब लोक नृत्य हैं। और लोक गीतों में कजरी, सोहर, बिरहा, इनकी तो अपनी मिठास है। बिल्कुल। पर्यटन के लिहाज से भी तो कई खास जगहें हैं। हाँ बिल्कुल। गया है, बोधगया, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली, पावापुरी, ये सब स्थान इतिहास और पर्यटन दोनों नजरिए से बहुत अहम है। कुछ ऐसी बातें जो बिहार को दुनिया के नक्शे पर एकदम खास बनाती हो। क्यों नहीं? जैसे दुनिया का पहला गणराज्य, रिपब्लिक जिसे कहते हैं, हाँ, वो यहीं वैशाली में लिच्छवियों ने स्थापित किया था। वाह। और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य के कॉन्सेप्ट पर इतना काम किया, जी, वो पाटलिपुत्र यानी आज के पटना से थे। और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद यहीं पर शस्त्र त्यागे थे और धम्म का रास्ता अपनाया था। ये तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वन क्षेत्र की क्या स्थिति है अभी? 2021 की जो वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार राज्य के करीब 7.84% हिस्से पर वनावरण है और 2.49% पर वृक्षावरण। हाँ, मतलब लगभग 10%। हाँ, लगभग। इसमें कैमूर जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी, और सबसे कम है शेखपुरा में। तो हमने आज बिहार के बनने की कहानी से लेकर इसके भूगोल, आबादी, प्रशासन, संस्कृति और कुछ ऐतिहासिक विरासतों तक काफी कुछ समेटने की कोशिश की। जी, एक संक्षिप्त अवलोकन कह सकते हैं। हाँ, और ये सोचना कितना अद्भुत है कि जिस धरती ने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया, आर्यभट्ट जैसा जीनियस दिया, नालंदा जैसा ज्ञान का केंद्र दिया, वही भूमि आज अपनी उन ऊंचाइयों को फिर से कैसे पा सकती है। ये जो समृद्ध विरासत है, इसका आज के बिहार और भारत के लिए क्या महत्व है, क्या सबक है, हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। शायद यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे हो सकता है, सोचने के लिए।